मैं हूं अजय खरडे IRS। आज आपके सामने लेके आ रहा हूं यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए NCERT किताबों का महत्व। NCERT की किताबें क्यों पढ़ें, NCERT की किताबें कब पढ़ें, कैसे पढ़ें और कौन सी किताबें पढ़ें, कौन सी किताबों में क्या इम्पोर्टेंस है, ये सभी जानकारी मैं आज आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो चलो देखते हैं NCERT का यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में महत्व। NCERT की किताबों का यूपीएससी की तैयारी में महत्व, इस बात पे आज हम फोकस करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उनको एक सवाल होता है कि IAS की तैयारी करते समय NCERT की किताबें तो पढ़ने के लिए सभी लोग कहते हैं, लेकिन उनको कैसे पढ़ा जाए, कैसे उनको प्रॉपरली हैंडल किया जाए, कितना समय उसको लगे, क्या पढ़े, सभी किताबों में से कौन सी किताबें पढ़ना जरूरी है और उनमें से किस एंगल से पढ़ना जरूरी, इन सभी सवालों का जवाब हम इस आज के वीडियो में देने वाले हैं। तो पहले तो हम उसका इम्पोर्टेंस जान लेते हैं कि IAS तक पहुंचने के लिए पहली पथदर्शक है NCERT की किताबें। आप सबसे पहले NCERT को जब तक ऐसा नहीं है कि NCERT ना पढ़े तो कोई IAS नहीं हो सकता, लेकिन आपको अगर कम समय में और सही एक सटीक दिशा से अगर जाना है तो NCERT पढ़ना बेहद जरूरी है। आपको निष्पक्ष राय और विचार रखने में सक्षम बनाने वाले दोस्त है। NCERT जो है, जैसे कि हमने नीचे लिखा है, सरकारी किताबें है, गवर्नमेंट की किताबें है, गवर्नमेंट ऑथेंटिक पब्लिकेशन, इसलिए इसमें जो भी राय होती है, किसी का ओपिनियन होता है या फिर विचार रखते हैं, वो सब एक निष्पक्ष रखते हैं। जैसे कि हमारी इस एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि हमारा जो भी काम चल रहा हो या कहीं पे भी हमें डिसीजन लेना हो, कोई राय रखनी हो और कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है, तो उसके लिए हमें निष्पक्षता जो है और स्पष्टता दोनों चीजें जरूरी होती है। तो निष्पक्ष राय रखने के लिए हमारा एक प्रोसेसिंग शुरू हो जाता है NCERT पढ़ने से, कि हम अपने खुद को निष्पक्ष बनाने की कोशिश करते हैं, और इसमें NCERT किताबें बेहद जरूरी है। सिविल सेवा प्रारंभिक और मुख्य के लिए पहला आधार है NCERT की किताबें। हमने पहले भी बताया आपको कि सरकारी प्रकाशनों की किताबें हैं, यानी कि NCERT का मतलब है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि हमारा जो गवर्नमेंट का रिसर्च सेंटर एजुकेशनल, उन्होंने पब्लिश की हुई किताबें हैं, और यही किताबें जो कि मान्यता प्राप्त है। अगर कोई सवाल का जवाब आपको संदेह देता है तो उसका सही जवाब क्या है, ये NCERT में जो भी लिखा गया है उसको हम आखिरी मान्यता देते हैं। क्यों पढ़े NCERT? पहले तो हमें जो कंसेप्ट है, मूलभूत संकल्पना है, वो समझने में आसानी होती है। यूपीएससी जो है मैक्सिमम कंसेप्चुअल और मिनिमम फैक्चुअल परीक्षा होती है, प्री हो या मेंस हो या इंटरव्यू। उसमें हमें जब तक हमें उन जो भी कोई बातें हैं या चीजें हैं या फिर कोई नॉलेज है, उसकी कंसेप्ट क्लियर नहीं होती, तब तक हमारा आगे बढ़ने में कोई दिक्कतें ज्यादा आती है। इसलिए हमें मूलभूत संकल्पनाएं समझने में आसानी होती है, और सभी जो भी सिलेबस में दिया गया है उसकी सभी कंसेप्ट हमारी यहाँ पे क्लियर हो जाती है। दूसरा इम्पोर्टेंस है कि प्रारंभिक के सामान्य अध्ययन जो है, एक GS पेपर 1 जो बोलते हैं हम, जो 200 मार्क का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से लगभग 30 से 40 प्रश्न सीधे NCERT से आते हैं। देखिए इसका इम्पोर्टेंस कि 30 से 40 क्वेश्चन सीधे आते। कभी कभी 2013 की अगर क्वेश्चन पेपर आप देखोगे तो वहां पे मैक्सिमम 80 के आसपास क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट NCERT से आए थे। अगर उस टाइम पे जिस बच्चे ने NCERT अच्छा प्रेफर किया होगा तो वो उसी से उसका GS1 निकल सकता है, और अभी 30 से 40 तो सीधे आ ही जाते हैं। तो हमें 30 से 40 प्रश्न अगर NCERT से हो रहे तो हमें आगे जो मेरिट, जैसे कि मेंस के लिए क्वालिफाई करना है, उसके लिए हमें और कितने क्वेश्चन चाहिए, 10 से 15, क्योंकि 55 क्वेश्चन अगर आपके लगभग सही होते हैं माइनस नेगेटिव मार्क्स छोड़ के, तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। तो 10 से 15 क्वेश्चन के लिए आपको और रेफरेंस बुक के साथ में करंट अफेयर करना है। तो अगर आपने NCERT अच्छी तरह से कर लिया हो, उनको समझ लिया हो, तो आपको 30 से 40 क्वेश्चन जो होते हैं वो आप जंप कर जाते हैं, और अगले 10-15 क्वेश्चन के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लेने जरूरी है। तो इतना इम्पोर्टेंस है इसका, और मेंस में भी इसका बहुत ही
सिलेबस जो बना है मेंस का, वो भी एनसीईआरटी के आधार पे ही बना हुआ है। सिविल सेवा प्रारंभिक और प्रधान परीक्षा के पाठ्यक्रम का आधार ही एनसीईआरटी, जैसे कि मैंने अभी बताया। वो कैसे है, वो आप सिलेबस जैसे पढ़ते जाओगे, पाठ्यक्रम समझते जाओगे, उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रधान परीक्षा के पेपर लिखने के लिए एक दृष्टिकोण बनता है, अप्रोच, कि आप प्रधान परीक्षा में आंसर कैसे लिखे, पॉइंट टू जिसको हम बोलते हैं प्रिसाइज आंसर कैसे लिखे। ये चीजें हमें ये किताबें पढ़ के उनके अगर हम नोट बनाना सीख जाते हैं तो उससे हमें काफी हेल्प होती है। ये हुआ क्यों पढ़े एनसीईआरटी का जवाब। कब पढ़े एनसीईआरटी। सभी बच्चे पूछते हैं कि कब एनसीईआरटी पढ़ना है। ये एक जिम्मेदारी की तरह, बोझ की तरह अगर कोई एनसीईआरटी को लेता है तो वो उसको समझ नहीं पाएगा। आप इसको पथदर्शक की तरह लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट को बोला जाता है कि आप वो रेफरेंस की बुक के पीछे पड़ जाते हैं, शुरू से हमें बताइए कौन सी किताबें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, और एनसीईआरटी की तरफ ध्यान नहीं देते। और अगर किसी ने बोला, उन्होंने जोर देके कि भाई आप एनसीईआरटी पढ़ो ही, तो बस एक फॉर्मेलिटी करके उनको खत्म करने के पीछे लगते हैं। आपको खत्म नहीं करना है उस एनसीईआरटी को। आपको हर फेज में, प्री हो चाहे मेंस हो, उसमें हर फेज में आपको अलग अलग तरीके से उसको पढ़ना है। सबसे पहले तो आप पाठ्यक्रम को समझ लो। जैसे आप बिगनर्स हो तो पहले पाठ्यक्रम को समझ लो। यूपीएससी प्री का पाठ्यक्रम क्या है, मेंस का पाठ्यक्रम क्या है, इसको समझ लेने के बाद में एक बार आप थ्रूली एनसीईआरटी की किताबें एक तरफ से अच्छी तरह समझ के टाइम दे के पढ़ लो। उसको आप लगभग 1-2 महीने ले सकते हैं, जो पहली रीडिंग है उसको, यानी कि वो सिर्फ पाठ्यक्रम पढ़ के आपको पढ़ना है। अगर आप पाठ्यक्रम पढ़ लोगे, उसके बाद क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके अगर आप फर्स्ट रीडिंग भी एनसीईआरटी करोगे तो आपको क्वेश्चन पेपर लिंक नहीं बैठेगी आपको। इसलिए आपको एक बार थ्रूली एनसीईआरटी की किताबें पढ़ लेनी है और उसके बाद आपने सेकंड रीडिंग शुरू करनी है। सेकंड रीडिंग कब शुरू करोगे, जैसे कि आप अगर प्रधान परीक्षा की तैयारी शुरू करते हो तो प्रधान परीक्षा में आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करनी है। क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस करने के बाद में आपने वो एनालिसिस होने के बाद फिर से सेकंड रीडिंग शुरू करनी है। जैसे कि अगर आप प्रधान परीक्षा में जीएस 1 की तैयारी शुरू कर रहे हैं, कल्चर वाला पार्ट आप ले रहे हैं, तो कल्चर वाला पार्ट के लिए जैसे 6th क्लास का एनसीईआरटी और 12th क्लास का एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, तो पहले उसके उसके कल्चर पार्ट पे आए हुए क्वेश्चन आप देख लीजिए, उनको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो। तो आपको वहाँ पे उसके आंसर्स अपने आप रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा भाई इस पार्ट पे इस तरह से क्वेश्चन अभी तक आए हुए, तो अगले क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो आप उस तरह से आपका अप्रोच मेंस ओरिएंटेड बनेगा। और आप जैसे ही इन चीजों को हाईलाइट कर लेते हो आपके दिमाग में, तो उनकी नोट्स निकालते रहो। आप प्रधान परीक्षा के अप्रोच से अगर आप पढ़ रहे हो तो प्रधान परीक्षा के अप्रोच से उनके ब्रीफ नोट्स निकाल लो, जो कि आपको बार बार एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगली बार आप, जैसे कि ये स्टैटिक पार्ट की तरह है एनसीईआरटी, आप उसके अच्छी तरह से मेंस ओरिएंटेड नोट्स निकाल लो और हर सिलेबस का एनालिसिस करो और उसके बाद उस टॉपिक को खत्म करते जाओ। जैसे ज्योग्राफी आपने शुरू किया, इंडिया फिजिकल आपने शुरू करना है, 11th का इंडिया फिजिकल आपने ले लिया, तो इंडिया फिजिकल पे जो अभी तक आए हुए क्वेश्चंस है वो आप पहले देख लीजिए, उसके बाद इंडिया फिजिकल पढ़ लीजिए और उसके नोट्स निकाल लीजिए। इस तरह से आपको पाठ्यक्रम को समझने के बाद पहली बार, सेकंड क्वेश्चन पेपर और पाठ्यक्रम मेंस का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस और पाठ्यक्रम देखने के बाद सेकंड टाइम, और थर्ड टाइम आपको यहाँ पे आपने मेंस की नोट निकाल ली है। और प्रारंभिक की तैयारी करते समय फिर से प्रारंभिक का जो पाठ्यक्रम है उसको देख लो और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर लो और उसके बाद ऑब्जेक्टिव यानी कि स्टैटिक की तरह, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो पूछे जाते हैं उस तरह से उसके फिर से फैक्चुअल नोट्स निकालो। इस तरह से आपको 3 फेज में इसको करना है। तो अब आपको प्रारंभिक एग्जाम देनी है तो सिर्फ प्रारंभिक के लिए जो नोट्स निकाले उनको देखना है, और मेंस प्रधान परीक्षा की तैयारी करनी है तो प्रधान परीक्षा के नोट्स निकाले उनको देखना है। अभी एनसीईआरटी आपने अगर इस तरह से 3 बार में 3 फिल्टर में पढ़ लिया तो अगली बार आपको फिर से किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोट्स ऐसी होनी चाहिए, मल्टी डायमेंशनल और कॉम्प्रहेंसिव होनी चाहिए, आपको हर तरह से वो हेल्पफुल हो इसे। तो नोट्स अच्छी बननी चाहिए। नोट्स कैसे बनाना इसके बारे में भी हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। कैसे पढ़े एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के 3 तरीके हैं पढ़ने के।
एक एक कक्षा की सभी विषय की किताबें पढ़ते जाए। जैसे कि छठी कक्षा की सभी किताबें पढ़ ली हमने, सिविक की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सामाजिक विज्ञान की जो भी किताबें हैं, साइंस है, सभी पढ़ ली। ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा, एक ही विषय की सभी कक्षाओं की किताबें पढ़ती बढ़ती कक्षा के क्रम से पढ़ते जाए। जैसे कि 6 का ज्योग्राफी, 7 का ज्योग्राफी, 8 का ज्योग्राफी, इस तरह से हम 12 तक ज्योग्राफी एक तरह से बढ़ती कक्षा के साथ पढ़ते जाए। और तीसरा है, पाठ्यक्रम के अनुसार किताबों का विश्लेषण कर पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ा जाए। ये 3 तरीके हैं। तो मैंने जैसे कि क्यों पढ़े ये बताया था और कब पढ़े ये बताया था, तो उसमें ये चीजें आ जाएगी। आपको जब फर्स्ट रीडिंग देखो, ये जो पहली है एक एक कक्षा की सभी विषय की किताबें पढ़ना, इसमें हमारा एफर्ट ज्यादा रहेगा और उसका रिजल्ट जो है, कैलकुलेशन करें तो उसका रिजल्ट हमें कम मिलेगा। क्योंकि हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री सभी चीजें एक सब्जेक्ट एक क्लास की पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर अगली क्लास की तो लिंक बैठने में थोड़ी दिक्कत आती है। इससे बेहतर है कि आप एक ही विषय के सभी कक्षाओं की किताबें पढ़ एक बार खत्म करो, उसके बाद दूसरे विषय की सभी कक्षाओं की किताबें पढ़ो। इस तरह से अगर आप करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा। और ये जो है ये आपको प्री में ज्यादा काम आएगा। और थर्ड जो है, पाठ्यक्रम के अनुसार किताबों का विश्लेषण कर पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ा जाए। जैसे कि आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ना है तो मॉडर्न इंडिया के लिए आपको 7th या 8 का कोई एक हिस्ट्री का किताब रहेगा, उसके बाद में सीधा आप 12th वाला जो है पार्ट 3 है 12th का, वो आप पढ़ोगे तो उससे क्या होगा कि वो लिंक बैठ जाएगी। अगर आप बीच में वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लोगे, फिर एंशिएंट इंडिया पढ़ लोगे, इस तरह से अगर आप पढ़ते जाओगे तो वर्ल्ड जो सिलेबस है वो आपको सिलेबस और पाठ्यक्रम मिसमैच हो गए, इसलिए आपको पाठ्यक्रम जो है सॉरी सिलेबस और किताबें मिसमैच होगी, इसलिए आपको पाठ्यक्रम के अनुसार, जैसे कि पहले एंशिएंट इंडिया आपने शुरू किया तो जो एंशिएंट इंडिया पे एनसीईआरटी में जहां जहां चैप्टर दिए गए हैं उनको आप पहले खत्म करो। वर्ल्ड हिस्ट्री दिया गया है तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी में जो किताबें है उसको खत्म करो, ठीक है। और भारत का संविधान है उसके ऊपर अगर आपको पढ़ाई करनी है तो संविधान के ऊपर जो भी हिस्ट्री में पाठ्यक्रम अपना किताब है चैप्टर से उनको खत्म करो। इस तरह से आप सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ना शुरू करो, जो कि प्री और मेंस दोनों के लिए ये ज्यादा अच्छा रहेगा। और मैंने पिछले स्लाइड में भी बताया आपको इनके नोट्स बनाने हैं और उस ओरिएंटेशन से बनाने हैं। तीसरा है, कौन सी एनसीईआरटी की किताबें कितनी महत्वपूर्ण है। अभी हमें बता दिया गया कि एनसीईआरटी की किताब अभी सभी किताबें पढ़नी है, हमें एक साथ में सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं नहीं, हमें उनमें से जो सोशल साइंस के जो पार्ट है और साइंस वाला जो पार्ट है उन्हीं को हमने फोकस करना है। अकाउंटिंग है, बाद में और कुछ सब्जेक्ट्स है जैसे कि 11th 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री है, इन चीज़ों को हमें फोकस नहीं करना है। तो बहुत सारे ऐसी किताबें हैं जिनको हम अगर हमारे लिस्ट में से हटा देंगे तो हमारा बर्डन कम हो जाएगा। तो कौन सी किताबें कितनी महत्वपूर्ण है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। ये क्लास है 9, 10, 11, 12, ठीक है। इसमें 9 का अर्थशास्त्र, आर्थिक विकास की समझ, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, ये 4 किताबें आपको अर्थशास्त्र के जो प्री और मेंस के सिलेबस है उनकी कंसेप्ट्स क्लियर करने में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। यहाँ पे आपको बजटिंग कैसा है वो समझ में आएगा, यहाँ पे डेवलपमेंट का कंसेप्ट समझ में आएगा, यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको पॉवर्टी से रिलेटेड सभी चीजें, बैंकिंग रिलेटेड सभी चीजें, ये सब चीजें आपको यहाँ पे क्लियर होती जाएगी। जीडीपी क्या है और जीएनपी क्या है, इस तरह से जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर होगी और अपनी इंडियन इकोनॉमी कैसे रन करती है वो भी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो अर्थशास्त्र को आप मेंस ओरिएंटेड एक बार पढ़ लीजिए। जीएस पेपर 3 जो है उसमें आपको इसमें से बहुत सारा सिलेबस का जो पोर्शन है वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। वो आप 100 वर्ड्स की नोट्स हर चीज के लिए बना लो तो आपको करंट के साथ में जोड़ के उसको अच्छी तरह से आप मेंस में प्रेजेंट कर सकते हो। और प्री के लिए भी आपको इसकी समझ अच्छी तरह से बना लेनी, नोट्स बना लेनी है। ये पढ़ने के बाद में आप जैसे ही मेंस की पढ़ाई शुरू करो तो एक रमेश सिंह करके जिनकी किताब है वो आपको काफी आसान होगी समझने में। ये है अर्थशास्त्र। दूसरा है भूगोल। भूगोल के बारे में मैं बताऊँ आपको, प्री और मेंस दोनों के लिए आपको ये 6 to 12 वाली ये जो किताबें है ग्रीन कलर वाली, इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, समझ लेना है। इसके बाद आपको भूगोल के लिए कुछ भी नहीं करना है,
मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने इन किताबों को अच्छी तरह से कर लिया तो इसके साथ में उसके बाद अलग से आपको ज्योग्राफी के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि बहुत ही माइनर एक-एक क्वेश्चन का एनालिसिस करके आंसर देने की कोशिश करते हैं, तो प्री के लिए वो गोची लियांग वाला जो पार्ट बुक है उसको जीसी लियांग वाला जो बुक है फिजिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी वाला वो रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो येलो वाले भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य 1 और भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य 2, ये 11th और 12th की 2 किताबें हैं। अगर आपका ऑप्शनल होगा ज्योग्राफी तो आप इन्हें पढ़िए, वरना प्री के लिए जनरल जीएस के लिए आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है। इसी भूगोल के साथ में पर्यावरण का भी बहुत सारा पोर्शन कवर होता है, तो मेंस को भी ये सफिशिएंट है, प्री के लिए भी सफिशिएंट है। ज्योग्राफी के लिए आपको अलग से ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको अप्रोच एक समझना चाहिए और इससे रिलेटेड जो करंट होता मूवमेंट होती रहती है, जैसे कि अभी लैंडस्लाइड वाली चीज़ें है, उसके बाद में अर्थक्वेक है या फिर सुनामी है, इनको थोड़ा सा हमें करंट बेस के साथ में जोड़ के देखना जरूरी है। जो भी अभी हमारी धरती पर और हमारे अंतराल में जो भी कुछ बदलाव आ रहे हैं, हमारे उनका निरीक्षण करते समय हमें इन स्टैटिक पार्ट के साथ में उसको जोड़ के देखना है। तो आपको जैसे जैसे सवाल आप समझोगे, उसके ऊपर आए हुए क्वेश्चन समझोगे, तो आपको ये ज्योग्राफी जो है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ज्योग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, और आप अगर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। इतिहास में भी कक्षा 6 से लेके 12वीं तक के ये सब्जेक्ट है। इसमें ये हमारे अतीत भाग 1, 2, 3, जैसे कि ये 12वीं के जो 3 किताबें हैं इन्हीं का ये शॉर्ट है, तो आप इनको एक जल्दी खत्म कर लेना। 8वीं कक्षा तक के, इनको बाद में और ज़्यादा देखने की ज़रूरत ना पड़े, इनको अच्छी तरह से उनके नोट्स बना लेना। और ये 9वीं कक्षा का जो भारत और समकालीन विश्व है, उसमें एक खंड 1 जो है उसको हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि विश्व इतिहास जो है GS 1 में मेंस में, उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है। प्री के लिए इसका कोई औचित्य नहीं, प्री के लिए ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। और दूसरा यहाँ पे भी वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए कक्षा 10वीं का जो चैप्टर्स है वर्ल्ड हिस्ट्री रिलेटेड सिलेबस का, उसको हमें देखना जरूरी है। 11वीं कक्षा की किताब में सिर्फ जो भाग 4 है, इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला जो पीरियड शुरू हुआ तब से लेके ईस्वी सदी 2000 तक का जो पार्ट है चौथा, उसको हमें देखना है। और उसके 1, 2, 3 पार्ट जो है वो हमारे लिए ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंस नहीं, लेकिन आप क्यूरियस हो गए तो आप उनको पढ़ सकते हो, लेकिन हमारे सिलेबस के हिस्से से उसका कोई ज़्यादा औचित्य नहीं। और कक्षा 12वीं की जो ये भारतीय इतिहास के कुछ विषय, ये पार्ट 1 जो है वो आपको कल्चर पार्ट को अच्छी तरह से कवर कर देगा, और दूसरा पार्ट जो है मेडिवल और मॉडर्न वाला जो पीरियड है उसको कवर कर लेगा, और थर्ड पार्ट जो है हमारा मॉडर्न इंडिया को कवर करेगा। तो ये किताबें जो है उनकी अच्छी तरह से नोट प्री और मेंस ओरिएंटेड नोट्स निकाले, और मेंस के क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे उनका कुछ ना कुछ रेफरेंस जरूर मिलेगा, इसलिए मेंस के क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करते समय आप इन किताबों का आधार जरूर ले, और इन किताबों में जो चीजें दी गई है उन्हीं की लाइनें उठा के मेंस में क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो आप इनको थोड़ा सा अच्छी तरह से देख लें। नागरिक शास्त्र के जो कक्षा 7वीं से 10वीं तक की किताबें हैं, इनको एक सिर्फ नज़र मार ले, ज़्यादा इनमें फोकस करने की जरूरत ही नहीं। इनमें लोकतांत्रिक राजनीति और पॉलिटिकल लाइफ, पॉलिटिकल पार्टी, इनके बारे में डिस्कशन है, तो वो हमारे लिए निबंध में आपको काम आएगा, लेकिन उसको आप आगे जो है राजनीतिक सिद्धांत में भी फिर से देखते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे नागरिक शास्त्र को जल्दी खत्म करना है। उसके बाद में राजनीति शास्त्र जो है, इसमें राजनीतिक सिद्धांत में जो चीजें दी गई है, जैसे कंसेप्ट से डेमोक्रेसी क्या है, समता क्या है, विश्व बंधुता क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, इन सब चीजों पे डिस्कशन हुआ है। इसको भी आप सिर्फ मेंस ओरिएंटेड, अगर आपका राजनीति शास्त्र ऑप्शनल होगा तो आप इसको ध्यान से पढ़े, या तो फिर आप इसको भी जल्दी खत्म करें। और हमारा इम्पोर्टेंट यहाँ पे भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार,
हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए हमें यहाँ पे फोकस करना है। प्री के लिए आप इसको पढ़ने के बाद में अगर आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो वो आपको इजी जाएगा, इसलिए आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ के फिर इसकी नोट्स बना ले, फिर एम लक्ष्मीकांत पढ़े। मेंस में भी जो जीएस फर्स्ट का पार्ट बी है, सेकंड पार्ट है, उसके लिए ये ज़्यादा जरूरी है, तो वहाँ पे भी आप उस अप्रोच से अगर पढ़ लोगे तो इसको आप अच्छी तरह से लिख सकते हो एम लक्ष्मीकांत के साथ में इसको जोड़ के। और यह समकालीन विश्व राजनीति जो कि जीएस 2 में है, उसका इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित आज की जो आज की तारीख में जो राजनीति इंटरनेशनल रिलेशंस है और वर्ल्ड जो कि आफ्टर वर्ल्ड कोल्ड वार के बाद में जो भी सिचुएशन बनी हुई है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, उसके बारे में अच्छी तरह से ब्रीफ किया गया है। तो आपको मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी, दोनों की जीएस के लिए, जीएस ऑप्शनल, जीएस 2 और ऑप्शनल, इन दोनों के लिए आपको ये ज़्यादा ही फायदेमंद रहेगा, तो इसको आप अच्छी तरह से देख लें। समाजशास्त्र का जो चैप्टर्स है, 11वीं की 2 है, 12वीं की 2 किताबें है। समाजशास्त्र, एक समाज का बोध, भारतीय समाज, भारत, मुख्य सामाजिक परिवर्तन और विकास। ये प्री में इसका कोई ज्यादा औचित्य है नहीं, कभी कभी एक दो क्वेश्चन अगर आपको डेमोग्राफी का आ गए तो आ गए, लेकिन मेंस में इसको जीएस 1 में जो है भूगोल और समाज करके आखिरी जो शब्द दिया गया है समाज वाला, इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको जो स्टैटिक पार्ट की तरह भारतीय समाज को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। उसके बाद में आप वुमन एम्पावरमेंट है या फिर बाकी जो सेक्शन है, इसके लिए आप अलग से कोई ना कोई आर्टिकल पढ़ के उसको अच्छी तरह समझ सकते हो। लेकिन मेंस में जीएस फर्स्ट के लिए समाजशास्त्र वाला पार्ट पढ़ना जरूरी है। साइंस की किताबें 6 to 10 तक की सभी विज्ञान की किताबें जो है उनको आप अच्छी तरह से एक बार पढ़ ले, उसकी नोट्स निकाल ले और उसमें जो भी कंसेप्ट दी गए हैं साइंटिफिक, उनको आप अच्छी तरह से समझ लें। उसके बाद एक बार आपने इनका अगर अच्छी तरह से पढ़ लिया, उसके बाद दूसरी बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, जो करंट साइंस बेस है उसी को आप पढ़ोगे और उसकी नोट्स निकाल लोगे। इस तरह से आप इसको विज्ञान को जो है कवर कर सकते हो। 8-10 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, कुछ स्टैटिक पार्ट से आते हैं एनसीईआरटी से और कुछ करंट से आते हैं, जो कि अभी कंप्यूटर साइंस है, इंटरनेट साइंस है और इसमें बहुत डेवलपमेंट हो रही है, उस पर 2-3 सवाल जो है आ ही जाते हैं। तो उन करंट को आप इसमें फोकस करो, एनसीईआरटी को एक बार अच्छी तरह से देख लेने के बाद में। और परिस्थितिकी और पर्यावरण में हमारे 7वीं कक्षा में है ज्योग्राफी का हमारा पर्यावरण, और 12th का जो जीव विज्ञान है यानी कि बायोलॉजी, उसका इकाई 10 जो है उसके आखिरी 4 चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और भूगोल में बहुत आखिरी 2-2, 3-3 चैप्टर जो होते हैं, बायोडाइवर्सिटी है, ओजोन लेयर है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इन पे यहाँ पे फोकस हुआ है। यानी कि परिस्थिति के पर्यावरण जो है, भूगोल, जीव विज्ञान का इकाई 10 और हमारा पर्यावरण, इनमें आप अच्छी तरह से फोकस कर सकते हैं। आपदा प्रबंधन के लिए भी एनसीईआरटी की 1-2 किताबें हैं और 12th की ज्योग्राफी में भी उसका जिक्र हुआ है, तो आप उसको भी अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो इस तरह से आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़ सकते हो। मैंने जो भी चीजें बताई है मेरी तरफ से जो बेस्ट है वो देने की मैंने कोशिश की है। इसके बाद भी अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं और आपके सवाल का स्वागत रहेगा। मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए